तो SY बीकॉम की जो लाइव सेशन हम कर रहे थे, ड्यू टू साइक्लोन इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 से कुछ ज़्यादा पेपर क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं डिस्कस कर लूँगा आपके सामने। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था कि एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग के बीच का जो भी टाइम गैप होता है, जब भी हम कैश या कैश इक्विवेलेंट को लेते हैं या रियलाइजेशन करते हैं, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब जैसे मैंने स्टॉक बाय किया और उसको सेल कर रहा हूँ, उसके बीच का जो भी पीरियड है उसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। फिर पब्लिशिंग टाइटल एंड मैस्ट हेड्स, ये क्या होते हैं, इंटेंजिबल असेट में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि नॉर्मल प्रॉफिट 75,000 है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15%। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम लोगों ने नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है या नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हुआ है 75,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे 75,000 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 15%। अब मुझे क्या चाहिए, 15% को डिवाइड कर दूंगा 75,000 से, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 5 लाख। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोला है, नेट असेट अवेलेबल टू ऑल इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज 20 लाख। तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों का मिला के 20 लाख है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख है एंड प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल 2 लाख रुपए की है। तो 20 लाख माइनस 2 लाख कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 18 लाख एज 18 लाख क्या मिल जाएगा मुझे, इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड उसको डिवाइड कर दूंगा 5 लाख इक्विटी शेयर के नंबर से, तो मुझे पर शेयर की वैल्यू 3.6 रुपीज मिल गई। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। मूविंग फर्दर, सिक्स क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। सेवन क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, इन केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी द नीड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल में अराइज। तो हम लोगों ने हमारे सेशन में भी देखा हुआ है और हमने जो वीडियो बनाया था यूट्यूब पे गुडविल के लिए, उसमें भी हमने देखा था कि गुडविल को वैल्यू कराने की जरूरत कब पड़ती है, जब मार्केट में लिस्टेड नहीं है कंपनी एंड हमको टैक्सेशन पर्पस की वजह से गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी आपकी कंपनी को बाय करना चाहती है, या फिर अलग अलग कन्वर्जन हो रहे हैं तब भी। तो इन सारे केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है, अंडर द यील्ड मेथड ऑफ शेयर्स वैल्यूएशन। तो यील्ड मेथड में हम लोग दो तरह से कैलकुलेशन करते हैं, शेयर्स का वैल्यू दो तरह से करते हैं। एक करते हैं हम डिविडेंड के बेसिस पे, दूसरा करते हैं अर्निंग्स के बेसिस पे। तो हमने ये पढ़ा था कि डिविडेंड के बेसिस पे हम लोग कब वैल्यूएशन करते हैं, व्हेन स्मॉल ब्लॉक ऑफ शेयर, मतलब छोटी क्वांटिटी में शेयर कोई बाय करने जा रहा है तो वो क्या पर्पस से करता है बाय, वो इस पर्पस से बाय करता है कि उसको डिविडेंड मिलता रहे। बट जब बड़ा शेयर बाय करता हूँ, मतलब मैं लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर बाय करता हूँ, तब मैं क्या सोचता हूँ कि मैं इसकी अर्निंग्स को देखूंगा, ना कि डिविडेंड को देखूंगा। तो जब भी हमारा डिविडेंड के बेस पे वैल्यूएशन किया जाता है वो किसके लिए सुटेबल होता है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ शेयर्स के लिए। एंड जब भी अर्निंग्स के बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं तो वो लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर के लिए सुटेबल होता है। अब यहां से हमारा बाकी रह गया था तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन से। क्या कहा है, एक्स वाई तो नाइन्थ क्वेश्चन से हमारा बाकी था तो वहीं से शुरू करते हैं। नाइन्थ, XYZ लिमिटेड shows weighted average profit is 76,600 while normal rate of return is 10%। तो नॉर्मल हमारा प्रॉफिट 10% है, बट मेरा जो प्रॉफिट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट वो 76,600 है। एवरेज ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे दिया हुआ है, ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वो कितना है, 6,50,000। द अमाउंट ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कितनी होगी। तो देखो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, उसको मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 650 इंटू 10% करूंगा मैं, तो मुझे मिल जाएगा 65,000 एज नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, आई एम अर्निंग 76,600 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 65,000, तो मैं एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूँ, 11,600। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे 10% से, तो हमें मिल जाएगा कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल वो आएगा 116,000। तो ये सेम एग्जांपल हमने हमारे वैल्यूएशन वाले जो चैप्टर के लिए यूट्यूब का वीडियो बनाया था उसमें सेम क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड द इक्विटी शेयर कैपिटल स्टूड एट 9,60,000। देखो 9,60,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसमें 80,000 इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप है एंड 20,000 इक्विटी शेयर्स 8 पेड अप है। मतलब 80,000 जो है वो 10 रुपीज वाले फुल्ली पेड अप है एंड 20,000 जो है
वो 10 रुपीज के शेयर जरूर है बट वो 8 पेड अप है, यहाँ पे 10 to 10 पेड अप है। अब क्या बोल रहे हैं, द डायरेक्टर्स मेड कॉल ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, मतलब 2 रुपए का जो बाकी था यहाँ पे वो मंगवा लिए हैं, बट अ शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑफ 5000 शेयर्स एंड ही शेयर्स वर फोरफिटेड एंड री इशूड एट 4 पर शेयर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन हमारा पिछले सेमेस्टर का है, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग असर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के लिए हमको वैल्यूएशन करना है, तो हमको एक चीज ध्यान रखनी होगी, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग असेट ही लेनी है, नॉन ट्रेडिंग असेट को इग्नोर करना है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है 5 लाख का, बिल्डिंग दिया हुआ है 8,50,000 का, ट्रेड क्रेडिटर्स ये तो लाइबिलिटी है, इसको हम माइनस करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है एंड फर्नीचर दिया हुआ है, प्लस कैश इन हैंड भी दिया हुआ है। अब क्या कहा है, लैंड वॉज रीवैल्यूड एट 650, तो ये 5 लाख नहीं लेना है, मुझे क्या लेना है 650 लेना है। एंड क्या बोला है, 40% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज नॉन ट्रेडिंग असेट। तो जो भी बिल्डिंग है उसका 40% नॉन ट्रेडिंग है, तो 60% ट्रेडिंग रहेगा। तो मुझे क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले 8,50,000 जो बिल्डिंग है उसका 60% कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट थोड़ा सा, इंटू 60%, तो मेरा 5,10,000 रुपीज आ गया बिल्डिंग का। अब जो मुझे लैंड लेनी है वो लैंड लेनी है रीवैल्यूड फिगर 6,50,000। अब बाकी की जो असेट है एज इट इज ले लेनी है। देखो ट्रेड क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी वो माइनस करेंगे, नीचे लिख देता हूँ -250। देन प्लांट एंड मशीनरी 6,25,000 लूंगा, फर्नीचर 1,50,000 लूंगा एंड कैश लूंगा 7,45,500। तो इसको माइनस कर देते हैं, नेट ऑफ कर देते हैं, 5,10,000 प्लस 6,50,000 प्लस 6,25,000 1,50,000 प्लस 7,45,500 माइनस 2,50,000। तो मेरा आंसर आया 2,430,500। यहाँ पे ये सही है बट यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर है, तो मेरा आंसर 2,430,500 हो गया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया प्लीज रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ मूविंग टू 12th क्वेश्चन, इफ इन अ पर्टिकुलर बिजनेस रेट ऑफ रिटर्न इज 13.5%, तो रेट ऑफ रिटर्न 13.5% है, एंड रेट ऑफ रिस्क, तो जो भी रिटर्न है नॉर्मल रिटर्न उसमें हम लोग रिस्क का रिटर्न ऐड कर देते हैं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। तो 13.5 प्लस रिस्क कितना है 2.5%, तो 13.5 प्लस 2.5 दैट कम्स टू 16%, जो मेरा बनेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 16% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन क्या बोला है, वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन पीई रेशियो इज 32, तो पीई रेशियो के हिसाब से 32 है वैल्यू शेयर की, एंड क्या बोला है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज 40,000, तो 40,000 रुपए प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है। अब क्या बोला है आगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 10,000, तो देखो 40,000 मेरी इनकम है, उसको मैं 10,000 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 4 रुपीज पर शेयर ईपीएस मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर। अब मुझे क्या पूछा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताइए। तो देखो जो पी रेशियो होता है उसके बेस पे हम वैल्यू करते हैं जब भी शेयर की, उसमें हम क्या करते हैं, ईपीएस इंटू, क्या करते हैं हम ईपीएस इंटू रेट ऑफ रिटर्न कर देते हैं, या फिर ईपीएस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न कर देते हैं हम लोग, तो हमें मिल जाता है वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ पे 32 हमें दिया हुआ है, 32 इज इक्वल टू ईपीएस कितना है 4 रुपए निकाला हमने, और जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है मुझे मालूम नहीं है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 32 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, या 4 डिवाइडेड बाई 32 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 12.5%। तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 12.5%। मूविंग फर्दर, 14th क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से गुडविल निकालना है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 6,96,000 दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 13%, तो देखो और एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो देखो सिंपल कैलकुलेशन है हमारा, हमें क्या करना होता है, हमको कैपिटलाइजेशन मेथड करना है, तो जो भी एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दूंगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो मुझे गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा। ये फॉर्मूला में 165 डिवाइडेड बाय 13% करना है, तो 165 डिवाइडेड बाय 13% आई विल गेट, अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट भी नहीं बोला है हमें, तो हमें सिंपल करना है 1,65,000 डिवाइडेड बाय 13%, तो 13% करेंगे तो आएगा हमारे पास
12,69231 इस तरह का गुडविल हमारा वैल्यूएशन आएगा। बट यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट नहीं बोला है, बट हमारा आंसर कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है, तो इनको सुपर प्रॉफिट के हिसाब से अगर निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए 6,96,000 इंटू 13% करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया 9480, उसमें से हम हमारा प्रॉफिट माइनस कर देंगे 165,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आया 74520, उसको डिवाइड करेंगे 13% से, अगर तो हमें आंसर मिल जाएगा 573,231। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज मिस आउट की है कि सुपर प्रॉफिट लिखना रह गया है। तो 14 क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लेना, यहाँ पे हमको सुपर प्रॉफिट के हिसाब से करना है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 13% को, तो हमें मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आया, फिर से एक बार देख लो, 696 इंटू 13%, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया 9480। बट मेरा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है, 1,65,000, मतलब मैं ज्यादा कमा रहा हूँ। कितना ज्यादा कमा रहा हूँ, तो 165 में से माइनस करेंगे तो मेरा सुपर प्रॉफिट आया 74520। यहाँ पे मैंने ले लिया 74520 और उसको डिवाइड करूंगा 13% से, तो मुझे मिल जाएगा गुडविल का वैल्यू एज 5,73,231। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फ्रॉम द बिलो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द फेयर वैल्यू। तो हमने पढ़ा था कि फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम लोग असेट बेकिंग मेथड एंड जो हमारी यील्ड मेथड के हिसाब से वैल्यू आई उन दोनों का एवरेज कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा फेयर वैल्यू के हिसाब से इसका वैल्यू। तो हमें देखो दिया हुआ है इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है 17.83 एंड यील्ड के हिसाब से इतना दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सिंपल दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर जो भी आएगा हम देख लेते हैं, फर्स्ट कट करके देख लेते हैं एक बार, 17.83 प्लस 28.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 23.165, 15.83 प्लस 22.80 डिवाइडेड बाय 2, तो 19.315 एंड 8.92 प्लस 14.25 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आया 11.585। तो ये हमारा आंसर कहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है। तो इस तरह से आपको सिंपल क्या करना है, दोनों तरह की वैल्यू जो आई है उसको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, आपको एवरेज निकालना है। फेयर वैल्यू मेथड में हमको एवरेज निकालना पड़ता है बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड यील्ड वैल्यू मेथड के हिसाब से जो भी शेयर का वैल्यू आया है उसका एवरेज कर दो, आपको मिल जाएगा फेयर वैल्यू मेथड के हिसाब से शेयर का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। इफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज 90,000, मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो कितना है 90,000। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो देखो ओपनिंग स्टॉक 5,000 दिया हुआ है, प्लस देखो कंज्यूम कैसे निकालते हैं, कोई भी कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, परचेज लेते हैं, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बराबर। तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 90,000 दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 5,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 6,000। अब मुझे चाहिए परचेज कितना है वो, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल रिवर्स कैलकुलेशन में जाना है, तो जहां पे माइनस है वहां पे प्लस कर दूंगा, तो 90,000 प्लस 6,000 कितना हुआ 96,000, उसमें से माइनस करना है 5,000, तो मुझे मिलेगा 91,000 एज परचेज। यहाँ पे परचेज आ गया। जिनको समझ में नहीं आया फिर से देख लीजिए, इस तरह का हमारा फॉर्मेट होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का। कैसे करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो भी मैंने परचेज किया, तो पहले से जो सामान था वो प्लस मैंने परचेज किया, तो टोटल सामान हो गया, बट कुछ क्लोजिंग में बच गया, तो बताओ कितना कंजम्पशन हुआ। तो इस तरह से हम कंजम्पशन निकालते हैं, बट हमें अभी निकालना है परचेज, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करके बैलेंसिंग फिगर के बेस पे निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे 17th क्वेश्चन, क्या बोला है, कैलकुलेट टैक्स पेएबल और टैक्स रिफंड इन द गिवन सिचुएशन। क्या बोला है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 18-19 की कितनी है 2 लाख, मतलब मुझे टैक्स पे करने की लायबिलिटी कितनी है 2 लाख की। एडवांस टैक्स कितना पे किया है मैंने 1,40,000, तो मुझे पे करना चाहिए था 2 लाख, बट मैंने सिर्फ पे किया 140, मतलब मेरे को 60,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा टैक्स पेएबल 60,000, इजी एकदम। आगे बढ़ते हैं an asset shall be classified as current when it satisfy following criteria। तो देखो करंट एसेट किसे कहते हैं, जो भी अगले 12 महीने के अंदर अंदर कंजम्पशन हो जाने वाली है,
या फिर उसके कंजम्पशन के लिए लिया है हमने और नॉर्मल टाइम में वो कंज्यूम हो जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे करंट एसेट। बट कुछ चीजें ऐसी है जो हम सेल करने के लिए ला रहे हैं तो उसे स्टॉक कहते हैं, तो वो भी हमारा करंट एसेट में आएगा। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा बैठ रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इंटेंडेड फॉर सेल्स और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान अगर वो कंज्यूम हो जाए, जैसे कि स्टॉक हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, करंट एसेट। तो हमारा ए आंसर सही रहेगा। देखो दूसरा जो है क्या बोला है, नॉट हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, तो ये तो मशीनरी हो गई या असेट हो गई, तो ये नहीं आएगा। और आफ्टर 12 मंथ रियलाइजेशन हो रहा है, तो ये मेरा करंट एसेट नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या है, ए आंसर रहेगा। 19 क्वेश्चन क्या बोला है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड अंडर विच हेडिंग इन द बैलेंस शीट। तो हमारी बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो क्या है, हमारा एक असेट है, उसको अदर करंट एसेट में क्लासिफाई करते हैं। एडवांस में खर्चा पे कर दिया है तो उसे अदर करंट एसेट में क्लासिफाई करेंगे। फिर क्या बोला है 20th क्वेश्चन, क्लेम फॉर ₹46,000 फॉर वर्कर्स कंपेंसेशन इज बीइंग डिस्प्यूटेड बाय द कंपनी विल बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट अंडर विच हेड। तो देखो 46,000 का जो क्लेम है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो जब तक फाइनल ना हो तब तक उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर हम क्या करते हैं, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखा देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, फिर से हमने देख लिया। 21st क्वेश्चन जो है वो सीएसआर के रिलेटेड है। तो सीएसआर किसको एप्लीकेबल है, तो हम लोगों को प्लस 3 क्राइटेरिया है। कोई भी कंपनी सेक्शन 135 के हिसाब से, कोई भी कंपनी अगर 500 करोड़ से ऊपर उसका टर्नओवर है और उसका 5 करोड़ से ऊपर उसका प्रॉफिट है, या फिर 100 करोड़ से ऊपर उसका कैपिटल है, इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उनको सीएसआर के प्रोविजंस लग जाएंगे एंड दे हैव टू एक्सपेंड एटलीस्ट 2% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एवरी ईयर एज सीएसआर एक्सपेंडिचर। बराबर। तो पिछले 3 साल के एवरेज का 2% आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा इफ यू सेटिस्फाई दिस थ्री, एनी ऑफ दिस थ्री क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, नेटवर्थ क्या बोला है, नेटवर्थ यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, नेटवर्थ एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ कितने करोड़, तो यहाँ पे नेटवर्थ के लिए 100 करोड़ होता है, ये नेटवर्थ के लिए नहीं है, ये टर्नओवर 500 करोड़ होना चाहिए। नेटवर्थ तो 100 करोड़ होगी तो भी लागू पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन, इफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 5 लाख है। फिर क्या कहा है, अप्रोप्रिएटेड टू जनरल रिजर्व 30,000, तो देखो 30,000 यहाँ से निकल जाएगा 5 लाख में से। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, तो 10% मेरा डिविडेंड है। देखो 5 लाख में से 30,000 गए तो 4,70,000 बचा। अब ये 470 में से मैं 10% डिविडेंड दे सकता हूँ, तो देखो मेरा डिविडेंड कितना होगा 47,000, 47,000 मेरा डिविडेंड हो गया। अब क्या बोला है मुझे, पेड अप वैल्यू शेयर पर शेयर की कितनी है 10 रुपीज, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर बाय यील्ड मेथड। तो देखो 47,000 मेरी अर्निंग्स है, तो क्या करूंगा उसको मैं, उसको पर शेयर में डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शेयर की वैल्यू मुझे दी नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगा टोटल 4,70,000 को 10 लाख से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 4.7%, 4.7% मिला। अब मुझे डिविडेंड का रेट मिल रहा है 4.7%, बट मार्केट में नॉर्मल है 10%, उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा 10 रुपीज से, तो मुझे मिल जाएगा 47 रुपीज वैल्यू ऑफ शेयर एज पर यील्ड मेथड। तो फिर से एक बार समझा देता हूँ, देखो प्रॉफिट आफ्टर, फिर से एक बार इसको मिटा के समझा देता हूँ आपको मैं। मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5 लाख, उसमें से 30,000 जनरल रिजर्व में चला गया, अप्रोप्रिएशन हो गया, तो 4,70,000 बचा बांटने के लिए। अब टोटल 4,70,000 नॉर्मल में बांटूंगा मैं, उसको डिवाइड करूंगा 10 लाख से, क्योंकि 10 लाख की मेरी कैपिटल है, तो मेरा डिविडेंड का रेशियो रेट क्या आया 4.7%। अब मुझे वैल्यू निकालना है, तो 4.7 इज माई डिविडेंड रेट, 10% इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, तो क्या आएगा मेरा आंसर 47। तो 47 मेरा आया, जो क्या बनेगा मेरा वैल्यू पर शेयर इस पर यील्ड मेथड। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट
कैलकुलेट इंट्रेंसिक वैल्यू, बराबर इंट्रेंसिक वैल्यू करना है। तो देखो बिल्डिंग कितने की है, 5 लाख की, मशीनरी 3.5 लाख की, स्टॉक है 50,000 का, क्रेडिटर लाइबिलिटी है 1 लाख की, बिल्स पेबल ये भी लाइबिलिटी है। तो 1 2 3, तो मेरी 5 प्लस 3.5 प्लस 50 मतलब मेरा 9 लाख की तो असेट हो गई। उसमें से लाइबिलिटी मेरी 1,60,000 की है, 1,60,000 की लाइबिलिटी है। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख की, तो उसको भी माइनस करूंगा। देखो 9 लाख की असेट और 2.6 की मेरी लाइबिलिटी, 9 माइनस 2.6, तो मेरी नेट असेट कितनी बची, 6.4 मतलब 6,40,000, बराबर 6,40,000। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे पर शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, 4 लाख की शेयर कैपिटल है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो मतलब 40,000 शेयर हुए। तो 6,40,000 डिवाइडेड बाई 40,000 करूंगा मैं, तो 640 डिवाइडेड बाई 40,000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो मुझे मिलेगा 16 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 16 रुपीज पर शेयर। आई होप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, थियरी थोड़ा सा है। 24th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है, सुपर प्रॉफिट मेथड वो भी आता है, स्ट्रेट लाइन मेथड ये तो डेप्रिसिएशन का मेथड है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, सेल्स ऑफ एबीसी लिमिटेड अमाउंटेड टू 42,30,000, तो मेरा 42.30 लाख मेरा सेल्स है। मिसलेनियस इनकम जो अदर इनकम में आता है उसे क्या कहेंगे, अदर इनकम, तो ये 54,000 आएगा। और दोनों का टोटल करेंगे तो 42.84 मेरा क्या हुई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, 4284 होना चाहिए यहाँ पे, बराबर। तो इस तरह से हमारा आंसर 4284 रहेगा। मूविंग फर्दर 26th क्वेश्चन क्या बोला है, बीटा लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। फिर क्या बोला है, सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल है 3,500। तो ये डिविडेंड के बेस पे क्वेश्चन है, ये हमको कोर्स में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो गुडविल के बारे में क्वेश्चन है, विच गुडविल इज प्योरली कैजुअल एंड डिफिकल्ट टू बी एस्टिमेटेड। देखो डॉग गुडविल एंड कैट गुडविल तो हमने समझा था। रेड गुडविल कैसी होती है, हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, उसको एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका बिहेवियर एकदम अलग होता है। कोई भी प्रोडक्ट ले लेता है, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर दुकान का ठेका नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ठेका नहीं, जो चीज जहां पे मिल जाए वहां पे जाके ले लेना। तो रेड गुडविल एकदम डिफिकल्ट टू एस्टिमेटेड है। आगे क्या बोला है 28 क्वेश्चन, वेन गुडविल इज अटैच टू पर्सन, पर्सन पे जब भी अटैच होगी तो कौन सी होगी, डॉग, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। सेम वे ऐसे कस्टमर्स जो उसके ओनर के प्रति वफादार हो, वो कौन सी गुडविल आएगी, डॉग गुडविल। 29 पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो के बेस पे जब भी हम वैल्यूएशन करते हैं तब कैसे निकालते हैं, तो पी रेशियो इंटू ईपीएस, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ शेयर, इस तरह से निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ए, सही है। आगे देखो क्या बोला है, फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट जो है वो कहाँ पे दिखाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, फैक्ट्री हर रोज क्लोज नहीं होती, कभी कभी क्लोज होती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंडर इसको क्लासीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने मार्च 20 का जो पेपर था वो सोल्व कर लिया। अब एक काम करते हैं, 19 का भी पेपर एक बार देख लेते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं ताकि आप लोग और तरह से पढ़ाई कर सकें। While calculating normal rate of return, following points are to be taken into consideration। तो देखो जब भी हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो एक हम लेते हैं नॉर्मल रिटर्न या रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न में हम लोग दो चीजें ऐड करते हैं, रिस्क, तो दो तरह की रिस्क होती है, एक बिजनेस रिस्क और दूसरी होती है फाइनेंशियल रिस्क। तो ये दोनों रिस्क को कंसिडर करने के बाद ही मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड होता है। तो देखो फाइनेंशियल रिस्क भी दिया है, बिजनेस रिस्क भी दिया है, तो दोनों ही मेरे आंसर रहेंगे। मूविंग फर्दर टू सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर 17-18 ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स। तो देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है। और क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड, तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तो मुझे मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड था, अब उसको फिर से नॉर्मल करेंगे तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से, तो ऐड हो जाएगा। देन नॉन रिकरिंग इनकम अमाउंटेड टू 4,500, तो मुझे तो गुडविल के लिए प्रॉफिट निकालना है,
तो जो नॉन रिकरिंग इनकम होगी उसको मुझे डिडक्ट कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 4500 मेरा डिडक्ट हो जाएगा। तो मुझे कितना मिला, 150 प्लस 10,000 माइनस 4500, ये 4500 है। तो मुझे मिला 1,55,500। अब इसमें से टैक्स माइनस करूंगा तो कितना परसेंट टैक्स है, 30.9%। तो मुझे मिला 48,049.5। तो इसको जैसे माइनस करूंगा मैं 155,500 से, तो मुझे मिलेगा 107,450। इतना मेरा प्रॉफिट बचा। एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 107,540,450। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये मेजर करना डिफिकल्ट है, प्लेस पे नहीं या पर्सन पे भी डिपेंडेंट नहीं है, कैजुअल होता है। तो कौन सी गुडविल है, रेट गुडविल। तो रेट गुडविल के क्वेश्चन जो दोनों हमने किए वो आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर ना याद होता हो तो उसको रट्टा मान लो, बट ये हमेशा पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो प्राइस अर्निंग रेशियो कितना होगा। तो देखो प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकालते हैं, प्राइस टू अर्निंग। तो मेरी प्राइस अगर 100% हो और मेरी अर्निंग 10% हो तो कितनी होगी, वो हमेशा 10% ही होगी या 10 टाइम्स ही होगी। तो हमारा आंसर आया 10 टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अंडर यील्ड मेथड normal rate of earning is 10% and expected rate of earning is 21.3%। तो देखो expected rate of earnings divided by normal rate of earnings into paid up value of share ये करते हैं तो हमें yield method के हिसाब से वैल्यू मिल जाता है। तो 21.43 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 हम करेंगे तो मुझे मिलेगा 214.3 मेरा वैल्यू ऑफ शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। जिन लोगों को समझ में अगर नहीं आ रहा है एक बार में तो फिर से बैक करके रिपीट कर लेना आप लोग। चलिए ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 1875 है एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 2375 दिया हुआ है। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 375 दिया हुआ है। इसमें लॉस भी इंक्लूडेड है 50,000 का, जो फायर की वजह से। तो ये तो रोज रोज नहीं होता, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट 3 साल तक मेंटेन कर पाएंगे तो गुडविल कितना होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा, हमारे पास एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो है। तो देखो 375 जिसमें 50,000 का लॉस है तो इसको एडबैक कर देंगे, 375 प्लस 50,000 कर देंगे तो मेरा नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है 4,25,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो देखो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया हुआ है उसको मैं एवरेज कर देता हूँ पहले। तो 1875 प्लस 2375 उसको ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया एवरेज 2,21,25,000। इसको मल्टीप्लाई करूंगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 15% से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिला 318,750। अब ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ये नॉर्मल प्रॉफिट, ये मेरा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, तो 318,750 माइनस 425 करेंगे तो मुझे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिला 106,250। सुपर प्रॉफिट मिला 106,250। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो मुझे आंसर मिलेगा 3,18,750। मेरा गुडविल आ गया। चलिए सेवन क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज 6 लाख, कंपनी है 3 लाख इक्विटी शेयर। तो देखो टोटल 6 लाख की मेरी अर्निंग्स है, उसको डिवाइड करूंगा 3 लाख से तो पर शेयर की अर्निंग 2 रुपये आई। अब क्या बोला है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो 2 रुपीज डिवाइडेड बाई 10% करूंगा तो मुझे शेयर की वैल्यू मिल जाएगी 20 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 3 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11% है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख। तो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कितनी होगी। तो सबसे पहले हमको दो चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे। देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, 5 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 6 लाख, मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो 6 लाख इंटू 11% करेंगे तो मुझे मिलेगा 66,000। 66,000 मुझे क्या मिलेगा, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ से माइनस कर दूंगा 66,000, तो मुझे सुपर प्रॉफिट कितना मिला, 3 लाख माइनस 66,000, तो 2,34,000 मुझे मिला सुपर प्रॉफिट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इंटू 4 करेंगे तो 9,36,000 मेरा गुडविल आ गया। फिर से रिपीट करके देख लेना एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अब 9th क्वेश्चन क्या कहा है, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो देखो क्या बोला है, 15-16 का प्रॉफिट है 3 लाख, इसमें 30,000 की नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूडेड है तो एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा 270। आगे क्या बोला, 350 का इनकम है, लॉस है इसके अंदर इंक्लूडेड सेल ऑफ मशीनरी की वजह से, एडबैक करना पड़ेगा, तो 4 लाख आ गया। 4 लाख की इनकम है, स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट है उसके अंदर तो वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो 3.5 लाख आया। अब क्या करो, हमने जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला उसका टोटल करके एवरेज कर दो, तो देखो 270 प्लस 4 लाख प्लस 350 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो मुझे मिलेगा 3,40,000 और मेरा आंसर यहाँ पे 3,40,000 आ गया। मूविंग फर्दर 10th क्वेश्चन, द फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है ऑफ एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन बाय नेट एसेट एंड यील्ड मेथड। तो कौन सी वैल्यू, फेयर वैल्यू के हिसाब से हमने देखा था कि नेट एसेट एंड यील्ड मेथड दोनों का एवरेज जब करते हैं तो हमें मिलता है फेयर वैल्यू हिसाब से वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या आएगा फेयर वैल्यू। और क्या बोला है देखो 11th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। गुडविल क्या है, तो गुडविल मेरा क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, तो 1 का डी। परचेस गुडविल अकाउंट किया जाता है हमेशा बुक्स में। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एंड सुपर प्रॉफिट क्या होता है, फेयर मार्केट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से जो भी ओवर एंड अबोव है उसे कहेंगे, तो हमारा आंसर रहेगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। तो क्या दिया हुआ है, 15,000 शेयर्स ऑफ 10 each फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप एंड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each एंड 8 कॉल्ड अप। तो हमें देखा था कि जब भी हमारे पास पार्टली पेड अप शेयर होते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉशनल कॉल करते हैं। अब यहाँ पे टोटल असेट दी हुई 3,26,000, तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, अज्यूम करना है कि ये 2 रुपए जो मंगवाने थे 10,000 शेयर पे वो मंगवा दिए मैंने, तो 10,000 इंटू 2 20,000 आ जाएंगे। तो मेरे पास पहले से इतनी असेट थी और 20,000 और आ जाएगा, तो टोटल मेरी असेट हो जाएगी 3,46,000 की। अब ये दोनों शेयर बराबर हो गए, तो 15 और 10 25,000, 3,46,000 को डिवाइड करेंगे 25,000 से, तो पर फुल्ली पेड शेयर की वैल्यू कितनी आई, तो 346 डिवाइडेड बाय 25,000, पर शेयर की वैल्यू आई 13.84। तो ये फुल्ली पेड शेयर की तो 13.84 तो आ गई, बट यहाँ पे 2 रुपए मंगवाने थे, बट वो नॉशनल कॉल था, तब जब भी उसको 13.84 दूंगा पहले उससे 2 रुपए ले लूंगा, तो सिंपल क्या करना है, इसमें से 2 रुपए माइनस कर दूंगा, 13.84 में से 2 रुपए माइनस कर दूंगा, तो 11.84 मेरी पार्टली पेड अप शेयर की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो 13.84 एंड 11.84, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट इज 23,200। तो सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8%, तो नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8%, बट रिस्क का रिटर्न जो है 2% है, तो प्लस 2 करेंगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ 10%। क्या बोला है, गुडविल कैलकुलेट करो एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो क्या करोगे, 23,200 डिवाइड बाय 10% करोगे तो आपको मिल जाएगा 2,32,000 एज गुडविल। हमारा आंसर आ गया इस तरफ है। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग on which occasion valuation of share is to be valued by independent valuer। तो कब कब वैल्यूएशन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करवाना पड़ता है, कि जब कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है या फिर सिक्योरिटी दे रहे हो आप लोन के लिए अगेंस्ट में, तो इन सारे केसेस में हम लोग वैल्यूएशन करवाना जरूरी होता है। तो अभी हमने देखा 2020 का क्वेश्चन पेपर एंड 2019 का क्वेश्चन पेपर, सॉरी इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चन पेपर हमने दिए हुए हैं, तो उनको आप प्लीज ट्राई कर लेना। सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर के पूछे